साथियों, अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी को जीतकर, बैटल ऑफ बक्सर को जीतकर बंगाल पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर दिया। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी और वहीं से अंग्रेजों के द्वारा भारत की कॉलोनी, भारत में गुलामी की शुरुआत आपको देखने मिल रही है। जब अंग्रेज कुछ जीत जाते हैं या जीवन में कोई व्यक्ति पहली मंजिल को हासिल कर लेता है तो वो व्यक्ति रुकता नहीं है। अब वो नए पड़ाव को तलाशता है, वो अपनी चीजों को एक्सपांड करने की बात करता है और यही हुआ अंग्रेजों के साथ। जब अंग्रेजों ने पहले औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब या मुगलों के समय पर रिंग ऑफ फेंस की नीति, घेरे की नीति को अपनाया, तब तक वो केवल व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही व्यापार के बाद उनको कुछ विजय मिलती है, कुछ एरिया पर उनका डोमिनेंस स्टेब्लिश होता है, तब वो चाहते हैं कि भैया अब और पैसा कमाया जाए। बंगाल तो कामधेनु गाय है, यहाँ के किसानों से भर भर के रेवेन्यू वसूला जाएगा और इस रेवेन्यू के माध्यम से अंग्रेज अपनी आर्मी तैयार करेंगे और नई अपनी ब्रिटिश पॉलिसीज को अपनाएंगे। और इन पॉलिसी के दम पर अंग्रेज अब पूरे भारत में अलग अलग एरिया में अपने एक्सपांशन करने की बात सोचेंगे। जैसे ही बंगाल जीता, बंगाल के बाद में उनकी नजर आती है मैसूर साम्राज्य पर। चलिए साथियों, पहले मैं आपको मैसूर एम्पायर के बारे में बताता हूं कि कैसे मैसूर उद्भव हो रहा है, कैसे मैसूर का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, कौन राजा है, कौन कौन से वॉर होते हैं और अंग्रेज कैसे बंगाल के बाद मैसूर पर अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करते हैं। मैं कुश बैरागी, करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज के सेशन, आज के लेक्चर में आपको मैसूर के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं जो अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है। साथियों, वास्तव में आपको एक चीज बताऊं मैं कि वास्तव में अगर आप ये मैप देख पा रहे हो तो मैसूर वर्तमान कर्नाटक के पास का आपको एरिया देखने मिलेगा। इसे आप मैसूर एम्पायर, मैसूर साम्राज्य कह सकते हो। पहले ये मैसूर साम्राज्य नहीं था। पहले भारत के, दक्षिण भारत के जब आप इतिहास को पढ़ते हो तब आपको एक साम्राज्य देखने मिलता है, उसका नाम है विजयनगर एम्पायर या विजयनगर का साम्राज्य। जब आप मध्यकाल को पढ़ रहे हो, मध्यकाल के बाद में सारा मामला आगे बढ़ रहा है, तो पूरे के पूरे दक्षिण भारत के इतिहास में आपको विजयनगर साम्राज्य की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे हिस्टोरियन फैक्ट्स आपको देखने मिलते हैं। वास्तव में साथियों, विजयनगर साम्राज्य शानदार एक ट्रेड का सेंटर था। हम्पी उसकी शानदार राजधानी थी, बहुत शानदार काम चल रहा था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का एक युद्ध होता है भैया दक्कन के कुछ गुटों से। हालांकि ये गुट कई बार, हालांकि कई सारे ग्रुप कई बार तो आपस में ही भिड़ रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि भैया संगम वंश, तुलुप वंश यानी विजयनगर साम्राज्य हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसको निपटाना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे जो दक्षिण भारत के गुट हैं, जिसके अंदर अहमदनगर आपको देखने मिल रहा है, गोलकुंडा देखने मिल रहा है, बरार देखने मिल रहा है, बीजापुर देखने मिल रहा है, ये सब अलायंस क्रिएट करते हैं, गुटबाजी करते हैं और दक्कन के गुट वॉर छड़ देते हैं भैया किसके साथ में, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के साथ। और इस समय पर आपको 1565 में, 1565 में तालीकोटा का युद्ध देखने मिलता है, बैटल ऑफ द तालीकोटा, जो वास्तव में साउथ इंडिया की हिस्ट्री को चेंज कर देता है। जैसे ये वॉर हुआ, विजयनगर साम्राज्य का यहां पर पतन हो गया और जैसे ही विजयनगर साम्राज्य यहां पर फॉल करता है, अब ये पूरा का पूरा जो साउथ इंडिया का मैप मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में अलग अलग छोटे छोटे रियासत, प्रिंसली स्टेट या अलग अलग एम्पायर का जन्म हो जाता है। और वास्तव में मैसूर पहले विजयनगर एम्पायर का पार्ट था, लेकिन बाद में यहां पर आपको मैसूर अलग से एक एम्पायर, नया एम्पायर आपको देखने मिलता है। कैसे हो रहा है देखिए यहां पर, विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद में छोटे छोटे राजाओं का राइज ऑफ स्मॉल स्टेट्स होता है और मैसूर को वोड्यार वंश के द्वारा स्थापित किया जाता है। यहां पर एक व्यक्ति का नाम आपको देखने मिलना चाहिए, यदु राय वोड्यार, और वोड्यार वंश की स्थापना कर रहा है और अपने एक नए साम्राज्य को जन्म दे रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और वोड्यार वंश का अंतिम एक इंडिपेंडेंट रूलर आपको देखने मिलता है, नाम है कृष्णराज सेकंड, जो 1734 से 1761 तक रूल करता है। जैसे ही आपको देखने मिलता है कृष्णराज सेकंड के बारे में, तो यहां पर आपको देखने मिलता है भैया ये तो एक नॉमिनल रूलर था, नाम मात्र का राजा था। इसके साम्राज्य की जो असल शक्ति है, वोड्यार वंश या मैसूर साम्राज्य की जो असल पावर है, वो दो लोगों में सिचुएटेड थी। आपको पहली वास्तविक शक्ति, रियल पावर देखने मिलती है नंदराज नाम के फाइनेंस मिनिस्टर में, और दूसरा जो सेनापति है साम्राज्य का, उसका नाम है देवराज। वास्तव में आपको देखने मिलता है कि भैया इन्हीं वित्त मंत्री, इन्हीं सेनापति के अंदर में एक व्यक्ति सैनिक के रूप में सामने आता है, उसका नाम है हैदर अली। जब हैदर अली अच्छा लड़ाका बन जाता है, अच्छा फाइटर बन जाता है, अच्छे से काम करता है, इसकी सूझबूझ
सेना के अंदर बढ़िया काम दिखती है, तो भैया साम्राज्य के ये जो वास्तविक प्रधान लोग हैं, इसे डिंडीगुल जो इनका शस्त्रागार था, जहां पर इनके बोलते ना असला बारूद रखा था, वहां का इसको फौजदार बना दिया जाता है 1755 में। और जैसे ही लगभग उस समय पर जब ये डिंडीगुल का फौजदार बनता है, उसी समय पर कृष्णराज द्वितीय के बाद में इस वंश का खात्मा आपको देखने मिलता है। ये डायनेस्टी कमजोर हो जाती है और हैदर अली को समझ में आता है कि भैया वो अहमदनगर के लोग कब्जा करने की फिराक में हैं, अगर हम कमजोर हो गए तो इस क्षेत्र के अंदर वोडियार डायनेस्टी के पतन के बाद में अन्य लोग आक्रमण करेंगे, हमें निपटाएंगे और हमारे शासन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसलिए यहां पर हैदर अली सूझबूझ दिखाते हुए इस वंश के बाद टेक ओवर करता है और 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है हैदर अली। शानदार हिस्ट्री साथियों, जिस हैदर अली का कोई कोई माई बाप नहीं था, राजा का बेटा राजा नहीं, सैनिक के रूप में सामने आता है और धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को इतना आगे बढ़ाता है, अपनी पर्सनालिटी को इतना डेवलप करता है कि बाद में वो मैसूर साम्राज्य का वो शानदार रूलर बन जाता है, शानदार लीडर बन जाता है। तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी आपको हैदर अली की देखने मिलती है मैसूर साम्राज्य के साथ में। कहानी आगे बढ़ती है भैया हैदर अली, और हैदर अली का बेटा होता है टीपू सुल्तान। जब मैसूर साम्राज्य का हैदर अली रूलर बनता है, तो सीधी बात है अंग्रेजों का डोमिनेंस दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में भी, वो कर्नाटक के आसपास में भी कई बार इनरिच कर रहे हैं, कई बार काम कर रहे हैं और अलग अलग राजाओं से बातचीत करके बोल रहे हैं कि तुम हमारी अधीनता को, हमारे डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज हम तुमको निपटा देंगे। लेकिन हैदर अली का पहले ही मामला स्पष्ट था कि मैंने जो अपने ये टेक ओवर की है, अपने शासन की बागडोर हाथ में संभाली है, ये इसलिए नहीं की कि अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार जैसे लोग मुझे आके धमका दें या अंग्रेज जैसी शक्तियां मुझे आके धमका दें। और पॉइंट समझना, हैदर अली को एक चीज पता थी कि ब्रिटिशर्स के जो अगेंस्ट में है दुनिया में, यूरोप में, उसका नाम है फ्रांसीसी। अगर अंग्रेजों को निपटाना है तो फ्रांसीसियों को अपना दोस्त बनाओ, और जब फ्रांसीसी मेरे साथ मित्रवत संबंध रखेंगे, फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, हम आपस में टॉक्स करेंगे, डायलॉग्स करेंगे, तो हम अंग्रेजों को निपटा सकते हैं। यहां पर आपको कई सारे मामले देखने मिलते हैं जब अंग्रेज को पता चलता है कि भैया हैदर अली तो नौटंकी कर रहा है। यहां पर आपको मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 वॉर देखने मिलेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा। यहां पर देखिए आपको पहला, इसे कहेंगे अपन एंग्लो मैसूर वॉर, या आंग्ल, आंग मतलब अंग्रेज और मैसूर का मतलब मैसूर के राजा, आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आपको आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर देखने मिलेंगे और यहीं से कहानी के अंदर बदलाव आएगा। तो भैया पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में होगा। इस समय पर आपको मैसूर का जो मेन रूलर है उसका नाम है हैदर अली, और वरे लास्ट आपको किसके तरफ से देखने मिल रहा है, अंग्रेजों की तरफ से। जैसे ही वॉर हुआ, यहां पर आपको देखने मिलता है हैदर अली विजयी हो जाता है, क्योंकि हैदर अली के पास में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है, उसके पास में सैनिक भी है, और अंग्रेज इसको कम आंक रहे थे, इसको अंडर रेटिंग दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हैदर अली जीता, उसके बाद में आपको देखने मिलती है 1716 में ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि। साथियों क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में कौन सी संधि की गई और कौन जीता, तो मद्रास की संधि आपको देखने मिलती है। कारण क्या था कि भैया अंग्रेज नाटक कर रहे थे, अपने लिए अलग एम्बिशन क्रिएट कर रहा था, दोनों का टकराव हुआ और यहां पर आपको पहला वॉर देखने मिला। भैया हैदर अली जीत गया, अब अंग्रेज और ज्यादा मजबूत होंगे। अंग्रेज जब भी हारते तो वो कहीं ना कहीं अच्छे ब्रिटिश अधिकारी को बुला के लाते हैं, सेनापति को बुला के लाते हैं, ताकि वॉर जीत पाए। यहां पर अब आपको 1780 में, 1780 से लेकर 1784 84 तक आपको सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर देखने मिलेगा। और साथियों यहां पर लगभग वॉर चालू होने के 2 साल बाद ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको यहां पर 2 रूलर देखने मिल रहे हैं जो इस वॉर के अंदर मैसूर साम्राज्य का लीड करेंगे। उसका नाम है हैदर अली, और इसके मरने के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के सामने खड़ा होगा एक अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वास्तव में अब वॉरेन हेस्टिंग्स पिक्चर में आ चुका है, और जैसे ही आपको यह मामला देखने मिलता है, तो यहां पर ऐसा कहा जाता है कि भैया जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये बिना डिसीजन के रहा, मतलब ना तो इनका कुछ ज्यादा बिगड़ा ना इनका कुछ ज्यादा बिगड़ा, एक प्रकार का टाई वाला मामला आपको देखने मिलता है। और 1784 में आपको ट्रिटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि देखने मिलती है। तो पहला हैदर जीत गया, दूसरा आपको टाई वाला मामला देखने मिल रहा है। फिर होता है भैया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक, जिसमें टीपू सुल्तान है और यहां पर
एक नया व्यक्ति आ चुका है, उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको इन तीन लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर आपको टीपू सुल्तान की हार देखने मिलती है और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत जनक डिसरिस्पेक्टफुल अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान के साथ करता है। उसका नाम है ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि भैया जो मैसूर का आधा क्षेत्र है वो टीपू सुल्तान से छीन लिया गया और कई बार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो। और कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान इसी बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, हताश हो गया और बहुत सारी चीजें मैसूर एम्पायर के लिए बिगड़ती चली गई। यहां पर आप देखिए कॉर्नवालिस ने इस वॉर के बाद कहा, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु यानी लंगड़ा बना दिया है। मतलब ये डिप्लोमेसी वाला मामला है कि हमने अपने शत्रु को लंगड़ा बना दिया और हमने अपने मित्र को जीतने भी नहीं दिया। ऐसी कूटनीति हमने करी है और ये कहा जा रहा है भैया श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद में। साथियों यहां पर आपको मैं टीपू सुल्तान के बारे में एक नई बात बताऊं कि टीपू सुल्तान बहुत अलग फॉर्मेट पे काम कर रहा था। अगर पहले हम हैदर अली की बात करें तो हैदर अली वास्तव में जैसे ही वो एक शासक रूलर बनता है तो वो अपने शासन के अंदर अपनी सेना को मॉडर्नाइज करता है। हर एक शासक की पहचान, अच्छे शासक की पहचान होती है कि वो अपनी सेना को मजबूत बनाए। साथ ही साथ हैदर अली अपने रेवेन्यू सिस्टम में सुधार लाता है ताकि पैसा आएगा तब जाके हम काम कर पाएंगे। हैदर अली धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। हैदर अली वास्तव में रिलीजियस टॉलरेंस की नीति को अपनाता है। वो जानता है कि इस क्षेत्र में भैया जो विजयनगर साम्राज्य था यहाँ पर हिंदू लोग रहते थे, तो कई बार जो चामुंड देवी मंदिर है उसको दान देता है। अपने सिक्कों पर भगवान शिव पार्वती जी के जो चित्र हैं वो भी छपाता है ताकि किसी के दिल में भी भेदभाव की भावना ना जन्म ले और हमारा साम्राज्य ठीक चले। तो हैदर अली की भी अच्छी पॉलिसी थी। टीपू सुल्तान ने एक आगे जाकर, एक कदम आगे रखकर अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाया। टीपू सुल्तान ने सीधे जेकोबियन दल जो कि फ्रांसिस का एक लड़ाका दल था उसकी मेंबरशिप ले ली। समझ पा रहे हैं? मैसूर के अंदर उसने श्रीरंगपट्टनम के पास में भैया एक बोलते हैं ना स्वतंत्रता वृक्ष, ट्री ऑफ द लिबर्टी को रोपा और कहा कि भैया इसको कोई उखाड़ नहीं सकता, चाहे ब्रिटिशर्स कितनी भी ताकत लगा ले, हम आजाद हैं, हम इंडिपेंडेंस लिबर्टी के साथ अपने जीवन में रहेंगे। मतलब टीपू सुल्तान और अच्छा काम कर रहा है। वो अपनी सेना को ट्रेन करवा रहा है, फ्रांसीसियों से डील कर रहा है, टॉक कर रहा है कि आप हमें शस्त्र भी दो। फ्रांसीसियों के साथ टॉक, उसी कारण तो भड़के अंग्रेज और कि भैया तुम उनकी जेकोबियन दल की मेंबरशिप लोगे, उनके साथ ट्रेनिंग लोगे, तो सीधी बात है अंग्रेज दुखी होंगे, दिक्कत में आएंगे, आक्रोश में आएंगे, क्रोधित होंगे, गुस्से में आएंगे, एग्रेसिव होंगे और बाद में आपके साथ में ऐसी ट्रीटी करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगी। और यहीं पर वो हुआ। तो टीपू सुल्तान भी अलग लेवल पे काम कर रहा है, ये भी अलग लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन अब सीधी बात है कमजोर हुए, बाद में हार गए। अब अगला आपको, अब टीपू सुल्तान हार गए तो सीधी बात है रिवेंज मूड तो होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है जिसमें टीपू सुल्तान है और यहां पर एक बड़ा लीडर सामने आ चुका है। इसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस बनाने की पॉलिसी का जन्मदाता डुप्ले था, लेकिन उसको भारत में एग्जीक्यूट करने वाला लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधियों को लव करने वाला व्यक्ति, खतरनाक व्यक्ति था। तो भैया ये जैसे सामने आता है, इस समय पर टीपू सुल्तान ना केवल हार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और सीधी बात है दक्षिण के अंदर मैसूर साम्राज्य पे अंग्रेजों का डोमिनेंस स्थापित हो जाता है। और लॉर्ड वेलेजली इस वॉर के बाद में कहता है भैया अब पूरब का राज यानी ईस्टर्न का राज हमारे कदमों में है। अब भैया एक जो इंपॉर्टेंट एरिया था बंगाल, वो भी अंग्रेजों ने जीत लिया जो अंग्रेजों के ईस्ट में आता है, और उस बंगाल के नीचे भैया मैसूर साम्राज्य को जीत लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको मामला देखने मिल रहा है भैया। ये चार जो वॉर हुए बहुत निर्णायक वॉर थे जो मामला आपको देखने मिलते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 1565 में तालीकटो का वॉर आपको देखने मिल रहा है। 1761 में हैदर अली मैसूर का रूलर बन रहा है। हैदर अली डिंडीगुल में शस्त्रागार, और साथ ही साथ यहां पर अब आपको कई सारे जो आंग्ल मैसूर, मेनली 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए, उसकी आपको इंफॉर्मेशन देखने मिल रही है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों की इस पॉलिसीज को समझना, क्योंकि यही वो समय है जब अंग्रेज भारत को कॉलोनी के अंदर जकड़ते जा रहे हैं और भारत के इतिहास को लगातार बदलते जा रहे हैं। साथियों आज तो हमने मैसूरी कहानी को समझा, अभी पंजाब बाकी है, अभी भैया मराठा बाकी है, अलग अलग क्षेत्र समझना बाकी है, कैसे वो रिटेलिएट करेंगे, कैसे अंग्रेज जीत जाएंगे। अगर आपको सारी बातें समझना है, सबके पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। यहां पर आपको कूपन कोड दिया गया है, कॉम्बो ऑफर दिया जा रहा है। देवाशीष सर मल्टीपल टीचर्स आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जुड़े रहिए तब तक के लिए हमारे करंट अफेयर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर